हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का। ये नेक्स्ट वीडियो है। इस चैनल पे मैं आपको पूरी स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने की कोशिश करूंगी जितने जल्दी भी पॉसिबल हो पाएगी। इसके पहले जो मैंने कवर कर लिया था कि आखिर फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग कैसे हो पाया, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। कितने कौन कौन लोग आए थे, प्रोतुगी को कैसे एस्टेब्लिश किया गया था, कैसे फैक्ट्रीज इधर पे आई। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रोतुगीज। सेकंड रहेगा प्रोतुगी स्टेट। थर्ड रहेगा प्रोतुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ प्रोतुगीज। ये 4 टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री जो बाय राजी बेहर है उसको अपना जो है रेफरेंस मान के चल रही हूँ, और मैं ये सोच रही हूँ कि आपने बुक साथ में खोल के रखी होगी। इससे क्या होगा कि आपको जो भी चीज़ें हैं वो और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और जो मेन पॉइंट्स है मैंने अपनी स्लाइड्स में डाल के रखे हैं, तो आप चाहें तो अपनी बुक में भी इसको टिक लगा के रख सकते हैं, या आप चाहें तो आप अपनी कॉपी में भी एक जगह नोट डाउन करके रख सकते हैं। तब हम बिना कोई देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। तब हम बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन ऑफ प्रोतुगी, मतलब क्या क्या कंडीशंस थी जिनकी वजह से प्रोतुगी अपने आप को इधर पे अच्छे से एस्टेब्लिश कर पाई इतने कम समय में। तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोतुगी कैसे आई फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, उसने कैसे किया। अब हम देखते हैं क्या फेवरेबल कंडीशन मिल गई थी कि वो इतने अच्छे से एस्टेब्लिश हो पाई। तो पहला था, अगर हम गुजरात साइड को छोड़ दें, गुजरात को अगर हम छोड़ दें, जो मोहम्मद बेघरा के अंडर था, हम उस चीज़ को छोड़ दें। अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करें और हम डेक्कन पार्ट की बात करें तो वो काफ़ी वीक पार्ट थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो डिवाइडेड अमंग मैनी स्मॉल पावर्स, जो नॉर्दर्न पार्ट था वो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पावर्स में डिवाइडेड था। और डेक्कन साइड में अगर हम बात करें तो बह बहमानी किंगडम जो था वॉज ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉल किंगडम। जो बहमानी किंगडम था ना वो बहुत बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में ब्रेक हो रहा था। तो डेक्कन और नॉर्दर्न पार्ट की ये कमियां थी। अब हम ये देखते हैं कि नेवल पावर, जैसे मैंने आपको बताया पहली वीडियो में कि ब्लू वाटर पॉलिसी भी दी गई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या कहती है कि हमें अपने आप को इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है वाटर में कि कोई भी हमें उसमें बीट ना कर पाए। ये थी ब्लू वाटर पॉलिसी। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए किसने दी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। तो सिमिलरली क्या था कि प्रोतुगी के लोग नेवल पावर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोई भी पावर, नेवल पावर कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और किसी ने सोचा भी नहीं कि हम अपने आप को क्या करें, इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग कर लें। किसी ने भी सोचा भी नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो वास्को दी गामा की जो शिप आई थी उसमें क्या हुआ था कि उसके पहले भी काफ़ी शिप्स आई हुई थी, लेकिन वास्को दी गामा जो थे, उनके जो साथी थे, उन्होंने स्टडी किया कि क्या वीकनेसेस थी, जो शिप्स अपनी जगह पे इंडिया नहीं पहुंच पाई, या कुछ अफ्रीका पहुंच गई थी, कोई कहीं दूसरे एरिया में पहुंच गई। तो उन्होंने वीकनेस को स्टडी किया। हम कोई भी एग्जाम को पढ़ते हैं, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो हम वीकनेसेस को एनालाइज करते हैं अपनी। ठीक है, सिमिलरली इधर पे क्या हुआ कि हमारे इंडियन स्टूडेंट ने ये गलती कर दी कि उन्होंने अपनी वीकनेस को एनालाइज नहीं किया। उन्होंने नहीं देखा कि मेरी वीकनेस क्या है और मुझे क्या काम करना चाहिए। तो उन्होंने अपने नेवल पावर पे बिल्कुल भी काम नहीं किया। और अगर हम प्रोतुगी के कंपैरिजन करें तो हमारी नेवल पावर उनके कंपैरिजन में जीरो थी एकदम। प्रोतुगी हैज़ कैनन्स प्लेस्ड ऑन देयर शिप। अगर हम उस समय की बात करें, उस समय अगर हम इतने पीछे की मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम शुरुआत ही कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर हम देखें तो जो शिप्स थी, शिप्स के ऊपर वो लोग क्या तोप रख के चलते थे। अगर उनके लिए कोई भी समुद्र में कोई दूसरी शिप दिखती थी तो वो क्या करते थे, उससे पैसे मांगते थे, उसको सरेंडर करने के लिए बोलते थे कि आप सरेंडर कर दो वरना हम आपको मार देंगे। अगर वो पैसे नहीं देते थे, अगर वो सरेंडर नहीं करते थे, तो उनको तोप से उड़ा दिया जाता था। तो आप अगर बात करेंगे, इतने पीछे भी इतना चीज़ें वो कर रहे थे प्रोतुगी के लोग, और हमारे यहाँ पे तो शिप्स अच्छी चलाने नहीं आ रही थी लोगों के लिए, तो उनके ऊपर तोप रखनी तो बात की बात है। तो हमारी नेवल पावर भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़, प्रोतुगीज स्टेट। प्रोतुगीज स्टेट में हम क्या बात करेंगे, हम इसमें ये देखेंगे कि आखिर प्रोतुगीज़ ने अपना किस किस एरिया में सेटलमेंट करके रखा हुआ था। तो जो इस सेटलमेंट को, जो इन्होंने एम्पायर को बिल्टअप करके रखा था, हम एक तरीके से कह सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ईस्टेड ऑफ प्रोतुगी द इंडिया, स्टेट ऑफ द प्रोतुगी इंडिया, स्टेट ऑफ द प्रोतुगी इंडिया, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और वैसे हम इसको क्या कहते हैं, ईस्टेड ऑफ प्रोतुगी द इंडिया। ये जो एरिया था, जो इनके अंडर था, कह सकते हैं इनके कंट्रोल में था, जो एम्पायर इनने बिल्ड करके रखा था, उसको हम ये चीज़ कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मैनी कोस्टल पार्ट्स भी थे इंडिया के, वो इनके अंडर भी आने लगे थे, ये कंट्रोल करने लगे थे। अगर हम मैनी कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ कम अंडर प्रोतुगी पावर विद इन 50 ईयर ऑफ वास्को दी गामा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोस्टल पार्ट था इंडिया का, वो काफ़ी अंडर में आ गया था प्रोतुगी पावर के। अगर हम बात करें वास्को दी गामा के आने के 50 साल बाद, वास्को दी गामा के आने के 50 साल बाद की अगर हम बात करें, तो इन्होंने इतने अच्छे से सेटलमेंट कर लिया था
काफ़ी कोस्टल पार्ट्स में, जैसे देखेंगे हम तो गोवा था ना, गोवा के अराउंड 60 माइल एरिया तक को उन्होंने कवर कर लिया था। फॉर एग्जांपल ये गोवा है, एक एग्जांपल देती हूँ, 60 माइल एरिया तक उन्होंने कवर कर लिया था। ये पूरा 60 माइल है, 60 माइल आपको लेके चलिए, मैं एक बताती हूँ। मतलब जो गोवा है उसके अराउंड 60 माइल्स तक उन्होंने क्या कर लिया था, अपना सेटलमेंट कर लिया था, फैक्ट्री सेटल कर ली थी। वेस्ट कोस्ट की अगर हम बात करें, फ्रॉम मुंबई टू दमन एंड ड्यूक, मुंबई को भी कवर कर लिया था, दमन एंड ड्यूक पे भी चले गए थे। वेस्ट कोस्ट की अगर हम बात करें, हंड्रेड ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ टाउन और विलेजेस पे भी इन्होंने क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था, अपने अंडर में इन्होंने कर लिया था। साउथ में अगर हम बात करें तो कैलीकट हो गए, कोचिंग हो गए, कन्नूर हो गए। अब अगर हम ईस्ट कोस्ट की बात करें तो चेन्नई हो गया, जैसे सेंट थॉम हो गया, नागापट्टनम हो गया इन आंध्र प्रदेश। तो इन सारी एरिया में भी इनने ईस्ट साइड पे कवर करके रखा था। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में लिख के दे दिया कि वेस्ट साइड पे इन्होंने कहाँ कहाँ कब्जा किया था, कितनी विलेजेस और टाउन्स इनके अंडर में थे। साउथ साइड पे इन्होंने कहाँ कहाँ कब्जा किया, ईस्ट साइड पे इन्होंने कहाँ कहाँ कब्जा किया, और गोवा के अराउंड इन्होंने कितना कब्जा किया। तो ये सारा हम देखेंगे वास्को दी गामा के आने के 50 साल बाद इन्होंने इतना अच्छे से सेटलमेंट कर लिया था, अपनी पावर को इतने अच्छे से इन्होंने सेटल डाउन कर लिया था। हम ये नहीं कह सकते लेकिन डायरेक्टली कि ये पूरा एरिया जो इन्होंने, मैंने लिख के रखा है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा इनके अंडर कंट्रोल था। कुछ कुछ जो है लोकल पावर भी इसमें, लोकल पावर के भी अंदर था। वेस्ट बंगाल की बात करें तो इन्होंने हुगली पे भी कंट्रोल करके रखा था। हम आगे देखेंगे कि हुगली पे से फिर ये डिक्लाइन हो जाते हैं धीरे धीरे करके। तो इतने पार्ट्स पे इन्होंने क्या करके रखा था, अपना कब्जा करके रखा था। अब हम ये देखते हैं कि ना कि सिर्फ इन्होंने जो है अपना सेटल डाउन किया था, मतलब अब इतने एरिया में इन्होंने अपना जो है फैक्ट्रीज फोर्टिफिकेशन किया था, बल्कि ये क्या कर रहे थे, जो लोकल पॉलिटिक्स थी उसमें भी ये काफ़ी पढ़ते थे। लोकल पॉलिटिक्स में कैसे पढ़ते थे, पोर्तुगी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिक्स, पोर्तुगी ने पॉलिटिक्स में भी काफ़ी पार्टिसिपेशन किया। जैसे हमारे यहाँ पे तो आपको पता ही है कि दो राजाओं के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। तो पोर्तुगीज़ ने क्या किया, उसमें भी इन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। जहाँ भी दो लोग लड़ते थे उधर पे ये पहुँच जाते थे। तो क्या है कि ये ना कि सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना ट्रेडिंग कॉमर्शियली अपने आप को बढ़ा रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल चीज़ों में भी ये पढ़ रहे हैं। तो जैसे हो गया विजयनगर एम्पायर का लड़ाई हुई और डेक्कन सल्तनत की लड़ाई हुई तो ये उधर पहुँच गए। मुगल्स की लड़ाई हुई तो उधर पहुंच गए, मुगल्स की लड़ाई मराठास के साथ हुई तो उधर पे पहुंच गए। तो हर जगह आप हम आगे देखेंगे कि पोर्तुगी का काफ़ी पॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा ये इन्वॉल्व हो गए थे। पोर्तुगी वे आर फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया एंड दे आर लास्ट टू लीव दिस लैंड। हम ये देखते हैं कि आपने जैसे स्टार्टिंग की हमने मॉडर्न हिस्ट्री की, तो हमने ये देखा कि जो सी रूट सिस्टम है जो नया है पोर्तुगीज़ ने फाइंड किया था, पोर्तुगी आके इधर पे सेटलमेंट करने लगे। अब आप देख रहे हैं कि 50 साल बाद, वास्को दी गामा के 50 साल बाद ही इन्होंने इतने अच्छे से सेटलमेंट कर लिया। तो क्या था, अब ये जो है सेटलमेंट, हम कभी ये नहीं बोलते, हम हमेशा ये बोलते हैं कि हम कभी ये चीज़ नहीं बोलते कि हम पोर्तुगीज़ के गुलाम थे, जबकि पोर्तुगी सबसे पहले होते हैं जो आते हैं हमारे ऊपर, जो हमारे लैंड पे आते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, और सबसे लास्ट यही रहेंगे जो हमारी एरिया को छोड़ के, हमारे लैंड को छोड़ के जाएंगे। हम ये चीज़ कभी नहीं कहते कि पोर्तुगी जो है हम पर राज करके जाए, जबकि वो पहली यूरोपियन पावर थी जो हम पे राज करके गए थे। ये चीज़ का रीज़न आपको आगे मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है। मैं खैर अभी बता देती हूँ, जितने जल्दी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, जितने जल्दी ये लोग आगे अपना सेटलमेंट कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, उतने जल्दी ये लोग क्या करते हैं, डिक्लाइन भी कर लेते हैं। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी उतने जल्दी फिर धीरे धीरे करके डिक्लाइन कर जाएंगी, क्योंकि ये क्या मिस्टेक कर देते हैं, ये भी वही मिस्टेक करते हैं जो हमारे यहाँ के राजाओं ने की। क्या मिस्टेक की, इन्होंने अपनी वीकनेस पे काम नहीं किया। सिमिलरली मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा पढ़ना होता है, रिवीजन होता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी वीकनेसेस को एनालाइज करना। तो सेम चीज़ क्या है, पोर्तुगीज़ भी नहीं करेंगी, ये सेम चीज़ पोर्तुगीज़ ने भी नहीं की थी और सेम चीज़ हमारे महाराजा राजा ने भी नहीं की थी। तो इसलिए हम डिक्लाइन, ये पोर्तुगीज़ का जो सेटलमेंट है वो डिक्लाइन होने लगेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारे ऊपर राज करेगी। तो ये रीज़न होता है पोर्तुगीज़ का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं पोर्तुगीज एज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब पोर्तुगी का एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में कैसा रहता था, कैसे कैसे लोगों को पोस्ट किया जाता था, कितने साल तक लोगों को पोस्ट करके रखते थे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जो पोर्तुगी से जो लोग पोस्ट किए जाते थे इंडिया में, एक हेड होता था जिसको हम वॉइस रॉय कहते थे, वो 3 साल तक इंडिया में रहता था। तो पहले वॉइस रॉय को अपॉइंट किया जाता था
जो कि हेड होता था। उसके अंडर कौन आते थे? सेक्रेटरी आते थे। फिर धीरे धीरे करके लेटर ईयर्स में पूरी की पूरी काउंसिल आने लगी उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि एक इंसान ही तो पूरा काम कर नहीं लेगा, तो काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। तो पहले हेड, फिर आते हैं सेक्रेटरी, फिर आते हैं काउंसिल्स वाले आने लगे थे लेटर ईयर्स में। फेडरो द फेजेंडा, ये एक नेक्स्ट पोस्ट होती है। ये क्या करते हैं? ये जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल रहते हैं रेवेन्यू के लिए, कार्गो के डिस्पैच के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए एक रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। हम इनको एक अकाउंटेंट की जैसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो है रेवेन्यू वगैरह के बारे में ये क्या करते हैं, पता करके रखते हैं कितना कार्गो कहाँ जाएगा, डिस्पैच होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इन्होंने इतना ज़्यादा सेटलमेंट कर लिया था कि जो फोर्टिफिकेशंस थी ना, फोर्टिफिकेशंस थी, इन्होंने कहाँ से, अफ्रीका टू चाइना भी इन्होंने फोर्टिफिकेशंस कर ली थी। वे आर अंडर कंट्रोल ऑफ कैप्टन्स एंड फैक्टर्स। क्या है, जो अफ्रीका टू चाइना भी इन्होंने क्या है अपनी सेटलमेंट कर लिया था, फोर्टिफिकेशन कर लिया था। तो हर जगह क्या है कि इनके कुछ लोग जाएंगे उधर पे देखने के लिए, उधर का काम करने के लिए। तो क्या होता था कि कैप्टन्स और फैक्टर्स अपॉइंट किए जाते थे। कैप्टन्स और फैक्टर्स अपॉइंट किए जाते थे। इनका काम क्या होता था? कैप्टन तो आप समझ ही गए, वो कैप्टन रहेगा। फैक्टर वो होता था जो क्या देखता था कि आखिर जो है, जो कैप्टन है वो आखिर अपना काम कैसा कर रहा है, वो ओवरसी करता था पूरी चीज़ों के लिए कि आखिर जो है कैप्टन वो काम कर रहा है अच्छे से या नहीं कर रहा है, इसको असाइन करके भेजा जाता था। लेकिन हम ये चीज़ देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये लोग क्या है कि अपने टेक्नोलॉजी की वजह से ये क्या करते हैं, अपने इंडिविजुअल एक पावर की तरह हमें देखने के लिए मिलती है। इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। क्या होता है कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम एक दूसरे से इतने जल्दी कम्युनिकेट कर पाएँ। अगर किसी को भी उस टाइम पे कुछ भी ऑर्डर देने हैं या कुछ भी बात पहुँचानी है किसी दूसरे एरिया में, तो काफ़ी टाइम लगता था। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो कैप्टन्स और फैक्टर होते थे वो क्या करते थे, एक इंडिविजुअल पावर की तरह हमें देखने के लिए मिलते थे, अपने फ़ायदे का काम करते थे। घूसखोरी समझ सकते हैं आप, उसके लिए कुछ ऐसा काम करते थे, अपना पैसा कमाते थे उससे, अपना खुद पावर जो थी इनकी रेगुलेट करते थे ये। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्तुगी। रिलीजियस पोर्तुगी ऑफ पॉलिसी में मैंने आपको पहले ही बताया था, जब ये लोग इधर पे आ रहे थे पोर्तुगी के लोग, तो इनका इंटेंशन सिर्फ एक ही नहीं था कि हमें कॉमर्शियली स्ट्रॉन्ग बनना है। ये लोग काफ़ी अच्छे मन से सोच के आए थे कि जो मेरा रिलीजियस है, जो क्रिश्चियनिटी है, वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रोपोगेट करनी है, लोगों तक पहुँचानी है। ये रिलीजियसली काफ़ी इंटॉलरेंट रहते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो जो मूर्स कम्युनिटी है ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, इनके बटर एनिमी थे। मतलब कि जो पोर्तुगी वाले थे वो इनको तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, अरब्स को भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अरब्स को ना पसंद करना मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो है इनका जो रेड सी रूट सिस्टम का इलाका था, जैसे रोमन एम्पायर डिक्लाइन किया, वो रेड सी रूट सिस्टम का इलाका अरब्स के अंडर चला गया। तो जो भी इनका ट्रेडिंग था वो इंटरमीडिएट के थ्रू हो रहा था, जो कि अरब्स थे। तो इनके अंडर वो क्या है, काफ़ी रेवेन्यू ले रहे थे, काफ़ी रेवेन्यू अर्न कर रहे थे। तो इन लोग को एक नया सी रूट सिस्टम फाइंड करना पड़ा, जितना रास्ता तय करने के लिए इनको इतना दूर से आना पड़ा। तो इस चीज़ को देखते ही ये काफ़ी खुन्नस खाए हुए बैठे थे और इनका मन भी यही था कि हम कैसे भी करके इनको हटा दें। तो जब इधर पे आते हैं तो पहले तो मुस्लिम जितने भी जो भी मुस्लिम लोग दिखते हैं इनको मारते हैं ये लोग। हिंदू के लिए इतने ज़्यादा नहीं थे ये लोग, इतना नहीं मारते थे, या इतना हम कह सकते इतना ख़राब नहीं करते थे हिंदू के साथ, लेकिन मुस्लिम के साथ ये लोग ऐसा ही करते थे। उसका रीज़न आपको पता ही। पोर्तुगीज़ वांट टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। पोर्तुगी को अपनी क्रिश्चियनिटी भी इंक्रीज़ करनी थी, अपना जो रिलीजियस था वो भी इनको इंक्रीज़ करना था। इनका एक ये मोटो भी था। दे वेयर इंटॉलरेंट टूवर्ड्स मुस्लिम। ये लोग काफ़ी इंटॉलरेंट थे टूवर्ड्स मुस्लिम, वो पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया। पहले तो ये क्या है, हिंदू के लिए इतने नहीं थे टूवर्ड्स हिंदू, ये क्या थे, क्वाइट टॉलरेंट थे। मतलब हिंदू के लिए इतना ज़्यादा बदसलूकी नहीं करते थे हिंदू के साथ। लेकिन फिर जैसा इनका पूरा कंट्रोल आ जाता है गोवा में, तो ये क्या करने लगते हैं, गोवा में कंट्रोल के बाद ये हिंदू से भी ज़बरदस्ती क्या करते हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो कोई भी हो, उन सब से कहते हैं कि आपको क्रिश्चियनिटी फॉलो करना पड़ेगा। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इनक्विजिशन इन गोवा। इनक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि लोकल पॉपुलेशन को ये क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि आपको क्रिश्चियनिटी धर्म को पालन करना है, और अगर जो भी नहीं मानता, भले वो हिंदू हो भले वो मुस्लिम हो, जैसे ही गोवा में इनका सेटलमेंट हो जाता है, ये क्या इनक्विजिशन करने लगते हैं, लोकल पीपल को फोर्स करते हैं कि आपको क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना है, और जो भी फॉलो नहीं करते हैं तो उनके घर में उसको घुस के मारते हैं या उसको गोली चला देते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। अब इन्होंने बोल तो दिया कि आप सबको क्रिश्चियनिटी फॉलो करना है, लेकिन
लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने घर में जाके अंदर क्या है, अपने जो जो भी भगवान को वो मानते हैं वो उनकी पूजा करते हैं। तो अगर इन्हें किसी का भी पता चल जाता है कि ये इंसान जो है बोल के कि हाँ हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने घर में जाके अपनी पूजा पाठ कर रहा है, अपने भगवान को मान रहा है, तो उसको जाके मार डालते थे ये लोग। तो उसको हम कहते हैं इनक्विजिशन, जिसमें ये फोर्स कर रहे हैं किसी दूसरे इंसान के लिए कि आपको मेरा धर्म का पालन करना है। तो ये सारी चीज़ें ये कर रहे थे। सितंबर 1579 में क्या होता है, अकबर एक लेटर फॉरवर्ड करता है इन गोवा में, और ये उस लेटर में क्या लिखते हैं, उस लेटर में ये बोलते हैं कि कोई भी दो लर्नर प्रीस्ट के लिए आप भेज दीजिए, जो मैं आपके जो है क्वेश्चन करूँगा कि आपके धर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूछूंगा। ना कि सिर्फ अकबर इनके लिए क्रिश्चियनिटी के मतलब कि जो प्रीस्ट हैं उनको बुलाते हैं, बल्कि हर एक धर्म के लोगों को बुलाते हैं और उसके उस धर्म के बारे में पूछते हैं, उस धर्म के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि आपके धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब वो चीज़ों को पूछते धर्म में। तो सेम चीज़ वो क्या है, क्रिश्चियनिटी प्रीस्ट के लिए बुलाते हैं, और तो इन लोगों के लिए भी ये बुलाते हैं। तो इनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी मिल ही गई थी, क्योंकि इनका तो मन ही था कि हमें अपनी क्रिश्चियनिटी को क्या करना है, पूरे में फैलाना है। तो इनको एक अपॉर्चुनिटी अच्छी क्यों मिल गई थी, क्योंकि जो अकबर थे, अकबर तो एक राजा थे, इनको ये लगा कि हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर हम अकबर को चेंज करते हैं, कन्विंस कर लेते हैं कि आप क्रिश्चियनिटी में चेंज हो जाइए, तो जो लोकल पॉपुलेशन है, जिनके वो राजा हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं तक इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, अपने राजा को देख के वो भी फॉलो करने लगेंगे। तो इस मिशन में जो होता है, दो जो प्रीस्ट के लिए भेजा जाता है, फादर्स के लिए भेजा जाता है, उनका नाम ये लिखा हुआ है, रोडोल्फ एंड एंटोनियो, इन दोनों के लिए भेजा जाता है। दे रीच ऑन फरवरी 28, 1580 फतेहपुर सीकरी। ये क्या है, 1580 फतेहपुर सीकरी में पहुंच जाते हैं, और ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी ही ये वापस आ जाते हैं। कि मैंने इधर पे फिर से वही चीज़ रिपीट कर दी, ये इधर पे 3 था, ठीक है। 1583 में ये वापस आ जाते हैं। फिर से सेकंड टाइम पे इनका मिशन जाता है, सेकंड टाइम पे भी सिमिलर चीज़ होती है, इनके साथ ये कन्विंस नहीं कर पाते हैं अकबर के लिए। तो क्या होता है कि 1590 ये जाते हैं और 1592 ये वापस आ जाते हैं। फिर जो है थर्ड मिशन इनका फिर से जाता है, जो कि 1595 में जाता है एट लाहौर, 1595 एट लाहौर जाता है। तो इसमें फिर से दो फादर्स जाते हैं अपने अकबर के पास के कन्वेंस करने के लिए, कह दो या अपने उनको बताने के लिए कि हमारे धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, कि सारी चीज़ों के लिए दो जाते हैं। एक होते पेनहेरो और एक होते जेरोमिया जेवियर्स। पेनहेरो और जेरोमिया जेवियर्स जाते हैं। इस टाइम पे ये वापस नहीं आते हैं, ये सेटल डाउन उधर पे ही हो जाते हैं। ये अकबर से मांगते हैं कि हमें एक एरिया दे दीजिए जहाँ पे हम सेटल डाउन हो सके, हम एक चर्च खोल लें, उधर पे रह सके हम। तो अकबर इन्हें क्या दे देता है, इन्हें परमिशन दे देता है कि ठीक है आप इस एरिया में रह लीजिए, और उनका चर्च वगैरह भी खुल जाता है। तो उनका मेन मोटो तो होता है लोगों को क्या करना, कन्वेंस करना, क्रिश्चियनिटी में चेंज करना। उधर पे रह के ये क्या कर रहे थे, लोगों को कन्वेंस कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में चेंज होने के लिए। तो जो अकबर थे काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट थे टूवर्ड्स रिलीजियस, इसलिए वो इतने अच्छे राजा भी रहते, इतने लंबे समय तक, इतने ज़्यादा देरों तक वो रूल कर पाते हैं। इनके बाद जहांगीर आते हैं। जहांगीर जो होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे रूलर होते हैं, बट अकबर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रूलर थे। जो जहांगीर होते हैं वो पहले इनिशियली तो मुस्लिम जो होते हैं उनकी बात मांगते हैं, जो उलेमान जो होते हैं मुस्लिम की, पहले तो उनकी बात मानते हैं, बट नेक्स्ट जो होता है कुछ समय बाद 1606 में ये क्या करते हैं, ये बात मानने लगते हैं किसकी, ये मानने लगती है प्रीस्ट की, ये जो फादर्स हैं इनकी बात मानने लगते हैं। तो इधर पे हम देखेंगे जो फादर हैं, इधर पे हम देखेंगे जो जहांगीर हैं वो थोड़े डाइसी हैं। मतलब पहले जो है उलेमान की बात मान रहे थे, अब जो है क्रिश्चियन जो प्रीस्ट हैं, फादर्स हैं, उनकी बात मान रहे हैं, कर दिया। 1608 में हम ये चीज़ देखेंगे, जो उधर पे गए हुए थे ये फादर्स, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 12 बाप्टिज्म कर दिया। बाप्टिज्म क्या होती है, एक प्रैक्टिस होती है जिसमें क्या करते हैं, हम छिड़काव कर देते हैं पानी का, या इंसान को हम पानी में डुबो देते हैं, जिससे कि हम सोचते हैं उसका शुद्धिकरण हो गया है, अब ये क्रिश्चियनिटी में चेंज हो गया है। तो ज़बरदस्ती 12 लोगों के ऊपर ये बाप्टिज्म कर देते हैं, जो कि लोगों को पसंद नहीं आता। जहांगीर तक भी ये बात पहुँचती है, तो कहीं ना कहीं जहांगीर को भी ये चीज़ पसंद नहीं आती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पोर्तुगी लूज फेवर विद द मुगल्स। अब हम देख ही रहे हैं कि इन्होंने 12 बाप्टिज्म कर दिए, इन्होंने कुछ ऐसे एक्शन लेंगे जिससे वजह से ये क्या होंगे कि मुगल के जो रूलर हैं उनकी आंखों से उतरने लगेंगे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी जो ये लोग करते हैं पोर्तुगीज़। तो हम देखेंगे धीरे धीरे फिर हम देखेंगे धीरे धीरे करके जो है पोर्तुगीज़ कैसे मुगल की आंखों से उतरने लगते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आगे हम देखेंगे कि जो हुगली जो उन्होंने करके रखा था, कैप्चर करके रखा था, हुगली से भी इनको निकाल के फेंक दिया जाता है। तब हम देखेंगे कि क्या रीजंस
रीजंस होते हैं पोर्तुगी के डिक्लाइन होने के इंडिया से। नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।